नमस्कार दोस्तों, उड़ाना यस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम 1857 की क्रांति को देख रहे थे और 1857 की क्रांति में हमने भाग वन में देख लिया था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये मंगल पांडे जी का फोटो है। 1857 की क्रांति में प्यारे दोस्तों हमने देखा था कि नेतृत्व केंद्र और नेतृत्वकर्ता, इससे एक क्वेश्चन आता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कहाँ पर कर रहे थे। ये मैंने बताया बहादुर शाह जफर, ठीक है। इनके सभी के मैंने आपको इमेजेस भी दिखा दिए थे। तो इसके बाद हमने देखा था कि भाई विद्रोह में लोगों की जो भागीदारी है, इसको हम देखने वाले थे। विद्रोह में लोगों की भागीदारी, एक मिनट देखेंगे। हाँ जी, विद्रोह में लोगों की भागीदारी की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों देख सकते हैं आम लोगों का समर्थन मिलता है। विशेषकर उत्तर पश्चिम जो आपका भारत रहा, यानी कि मेनली उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में भी ये जो है फैला हुआ था, ठीक है। तो सपोर्ट मिला, यानी कॉमन पीपल का कहाँ पर, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जितने भी थे। उसके बाद देखेंगे अधिक लोक अधिकारियों की भागीदारी होती है, यानी कि जैसे सैनिक थे, ठीक है, सरकारी जो लोग थे उनके भी। छोटे जमींदारों की भी भागीदारी मिलती है प्यारे दोस्तों। छोटे जमींदार भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसके खिलाफ? जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो मनी लॉन्डर्स थे, उनके विरुद्ध, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों महाजन जो थे, ठीक है, महाजन कहो, और जमींदार जो थे, बड़े जमींदार, ठीक है, महाजन और बड़े जमींदार ये एकदम सेपरेट रहे हैं, ठीक है, ये अलग रहे हैं आंदोलन से, देख सकते हैं अलग रहे हैं। किसानों ने दोस्तों बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ठीक है, किसानों ने क्या है, बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। आधुनिक यानी कि फार्मर्स, इन्होंने भी आपका भाग लिया है। आधुनिक शिक्षित भारतीय दोस्तों जो पढ़े लिखे लोग थे, अर्थात इसको हम कई बार मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो बोलते हैं, यानी कि मॉडर्न एजुकेटेड जो आपका सोसाइटी रही इंडियंस, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। आप उसके बाद देखेंगे जो पटियाला का शासक, ठीक है, यानी कि रूलर ऑफ पटियाला, सिंध और अन्य सिख, यानी देख सकते हैं सिख सरदार हो गए, कश्मीर का महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, इंदौर है ये, इंदौर के होलकर, ठीक है। इन्होंने दोस्तों ये अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। इन्होंने पार्टिसिपेट तो क्या ही नहीं किया, बल्कि इनको सपोर्ट और किया। यानी कि मैं कह रहा हूँ द रूलर ऑफ पटियाला, सिंध एंड अदर सिख जो आपके सरदार्स थे, ठीक है, महाराजा ऑफ कश्मीर, सिंध एंड ग्वालियर ऑफ, ठीक है, ग्वालियर के मतलब और सिंध के, यानी कि कह सकते हैं, ठीक है, यानी ग्वालियर के सिंधिया, और आपके होलकर हो गए ये इंदौर के होलकर, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। देन इसके बाद देखेंगे भारत का जो टोटल क्षेत्रफल था उसका मात्र आप देख सकते हैं 1/4 अर्थात 25% क्षेत्र ही, 25% क्षेत्रफल ये फैल पाया था। और जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या के मात्र 10% जनसंख्या को ये कवर कर पाया था। और विशेषकर देखेंगे दोस्तों आप, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो इससे अप्रभावित रहा। दक्षिण भारत तक, यानी कि जो साउथ इंडिया है उस तरफ ये फैल ही नहीं पाया। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं फैल पाया। अब बात आती है भाई विद्रोह का दमन, यानी कि सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन। इस विद्रोह का दमन कैसे किया गया, कहाँ से कैसे किया गया? तो आप दोस्तों ये पता होना चाहिए कि तत्कालिक जो वायसराय थे, वायसराय आप कहेंगे या फिर आप कहें कि उस टाइम पे ये था, इनका जो पोस्ट हुआ करता था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही होता था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 का एक्ट आया तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बदल कर क्या कर दिया गया, आपका वायसराय कर दिया गया था। तो तत्कालिक वायसराय यानी कि जो तत्कालिक गवर्नर जनरल थे वो थे, आप देख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने दमन के लिए पहली बार बाहर से सेना मंगाना पड़े, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ था। भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए थे अब तक, आप देख सकते हैं किसान विद्रोह भी हुए हैं और जनजाति विद्रोह भी हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार था ये कि अंग्रेजों को ब्रिटेन से सेना मंगानी पड़ी है इस विद्रोह को दमन करने के लिए, यानी दबाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जनरल नील के नेतृत्व में दोस्तों बनारस और इलाहाबाद में दमन किया गया। यानी कि बनारस और इलाहाबाद में कौन लीड कर रहा था, तो जनरल नील कर रहे थे। 20 सितंबर 1857 को दोस्तों जॉन निकोलसन के नेतृत्व में दिल्ली पर क्या कर लिया गया, दिल्ली पर यानी कि कब्जा किया गया, कब्जा कर लिया गया दिल्ली पर, और बहादुर शाह जफर के पुत्रों की हत्या भी की गई, ठीक है।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये इस तरफ देख सकते हैं, ये 20 सितंबर, ठीक है, 1857 बहादुर शाह सन्स किल्ड, ठीक है, एट दिल्ली, और इसको इन द लीडरशिप ऑफ जॉन निकोलसन, ठीक है, और इसको कंट्रोल किया गया। उसके बाद है अतः, यहाँ पर देखेंगे कॉलिन कैंपबेल पर, देख सकते हैं कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। तो कैंपबेल की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया था, लखनऊ पर नियंत्रण स्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन किसकी, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, गोरखा रेजिमेंट को अपनी तरफ कर लिए थे ये लोग। 1859 तक दोस्तों ये कंप्लीटली इसको सप्रेस कर दिया गया, यानी कि आप देख सकते हैं कंप्लीट सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन बाय 1859। इस प्रकार आप ये चीजें देख सकते हैं। तो ये लॉर्ड कैनिंग है, ये लॉर्ड निकोलसन है, ठीक है, जिन्होंने सप्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आता है कि जो विद्रोह रहा 1857 का, जो विद्रोह रहा उसके दमन के क्या क्या कारण रहे, यानी कि उसकी जो विफलता के क्या कारण रहे, ठीक है, कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन कह सकते हो आप, विफलता के क्या क्या कारण रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो इसका प्रसार ही सीमित था, सीमित प्रसार रहा, क्योंकि ये दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैल ही नहीं पाया था। तो पहली बात तो ये रही कि इसका आप देख सकते हैं सीमित प्रसार, यानी कि कह सकते हैं लिमिटेड, कहे एक्सपेंशन कह सकते हैं, या स्प्रीड जो रहा ये लिमिटेड रहा, ठीक है। साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख सकते हैं आप, इसमें ये मोस्टली पार्ट में फैल ही नहीं पाया। दूसरा क्या है, विद्रोह में सभी लोग, सभी वर्ग शामिल ना होना, विद्रोह में सभी वर्ग शामिल नहीं थे, जैसे जमींदार और महाजन दोस्तों उस अंग्रेजों के समर्थक बने रहे, वो आपके सपोर्ट में, यानी कि एक प्रकार से अलग रहे और अंग्रेजों के सपोर्टर्स बने रहे। मध्यम वर्ग जो कि पढ़े लिखे लोग थे वो भी अलग रहे। मात्र 10% जनसंख्या ही कुल जनसंख्या के इसमें पार्टिसिपेट कर पाया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये कारण रहा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, यानी कि मैंने ये देख सकते हैं दूसरा, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लासेस इन द रिबेलियन, जमींदार एंड महाजन, ठीक है, ब्रिटिशर सपोर्टर रहे, मिडिल क्लास भी अलग रही, है ना, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद देखेंगे भाई, एक मेजर कारण कहा रहा था देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, यानी कि एंटी नेशनल एटीट्यूड ऑफ नेटिव किंग्स। जो नेटिव देसी राजा थे वो क्या थे, उनका एंटी नेशनल एक प्रकार से एटीट्यूड देखने को मिला, ठीक है, रुख जो मिला, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला का शासक, सिख, सिंध और सिख सरदार, कश्मीर का महाराजा, ये आप सारे के सारे देख सकते हो, ये अंग्रेजों के सपोर्टर्स बने रहे, ठीक है। ये क्या थे, दीज आर द सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एक ये भी कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्थात मैं कह रहा हूँ कौन कौन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इधर सिंध, ठीक है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर ऑफ पटियाला, सिंध एंड सिख सरदार, महाराजा ऑफ कश्मीर, दीज आर द सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एक ये कारण रहा। नेक्स्ट कारण देखेंगे दोस्तों, वो है केंद्रीय और अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव, अर्थात कोई ऐसा लीडर नहीं मिल पाया इसको जो नेशनल लेवल तक इसको लीड कर सके, ठीक है। कहने को बहादुर शाह जफर कर रहे थे, उनको क्रांति का नेता घोषित भी किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि वो केवल प्रतीकात्मक थे, तो उनका लीडरशिप उतना पावरफुल, उतना जोरदार नहीं रहा जो होना चाहिए था, मजबूत लीडरशिप नहीं रहा। तो यहाँ देख सकते हैं लैक ऑफ सेंट्रल एंड ऑल इंडिया लीडरशिप, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात थी दोस्तों वो है सांप्रदायिकता का लाभ। जो देखेंगे अंग्रेजों का मेन मकसद क्या था, हिंदू मुस्लिम, यानी कि कह सकते हैं वो आप कम्युनल जो बातें हैं, सांप्रदायिकता का लाभ उठाना, ठीक है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लेंगे सांप्रदायिकता का लाभ कैसे उठाया, यहाँ पर देखेंगे सांप्रदायिकता का लाभ कैसे आखिर इन्होंने उठाया। दोस्तों इस सांप्रदायिकता का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट एक तो, ठीक है, और एक मद्रास रेजिमेंट को अपने पक्ष में कर लिया, उनको लालच दिया, ठीक है, और आपस में हिंदू मुस्लिम करा के कि भाई ये आपको क्या नाम है एक प्रकार से हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ और अदर कम्युनिटीज़ को लड़ाया गया, ठीक है। इस वजह से और इनको क्या किया,
कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंजा सिख रेजिमेंट था उसको अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, इसका लाभ मिला। देख सकते हैं अंग्रेजों के पास अपेक्षाकृत योग्य सैनिक थे। अगला हम बात कर रहे हैं आधुनिक शस्त्र से। ठीक है, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, ये भी एक बात है। ठीक है, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं का लाभ उठाया। भाई रेलवे हो गया, ठीक है, संचार उनके पास टेलीफोन वगैरह था, उसका भी लाभ उठाया। साथ ही साथ क्रीमिया युद्ध से मुक्त हुए दोस्तों ब्रिटिश सैनिक, उनको भी यहाँ पर भारत में सहायता देने के लिए बुला लिया। और दोस्तों इस प्रकार से बड़ी आसानी से, यानी कि देख सकते हैं इनको, ये आपका इस विद्रोह को दमन कर दिया। ये आप बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बेनिफिट उठाया था कम्युनिटी, तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस, दैट मीन्स कम्युनलिज्म। ठीक है, ब्रिटिशर्स साइड विद सिख रेजिमेंट एंड मद्रास रेजिमेंट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश गॉट द बेनिफिट ऑफ राइवलिटी, राइवली देख सकते हैं, क्वालिफाइड मिलिट्री कमांडर। ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे इनके पास, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था इनके पास बेटर, भारतीयों से अच्छा। और तो और यहाँ पर जो देखने को मिलता है, एटलीस्ट सम टाइम, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी फ्री फ्रॉम क्रीमिया वॉर। दोस्तों उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर इसका यूज़ किया। क्रीमिया वॉर में जो ब्रिटिश सैनिक अधिक लड़ रहे थे उनको भी भारत में 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए बुला लिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। आगे देख सकते हैं, आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना, ये भी एक विफलता का कारण रहा है प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली क्रांति जो देशव्यापी स्तर पर शुरुआत होनी थी उसकी 31 मई को होनी थी, लेकिन ये 31 मई से पहले ही दोस्तों ये क्रांति स्टार्ट कर दी गई। तो क्रांति को मतलब वेट ना किया जाना, एक निश्चित डेट का, एक फिक्स डेट का, नॉट वेट फॉर ए फिक्स डेट। ठीक है, फिक्स डेट क्या थी, 31 मई 1857 थी। इससे पहले ही ये क्या कर दी गई थी क्रांति, कुल मिला के कह सकते हैं कि पूर्व नियोजित ना होना। ठीक है, तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, ये भी इसका विफलता का कारण रहा है। अब बात आती है भी इसके परिणाम क्या रहे हैं, व्हाट वाज द आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नोट करके देखेंगे, लिखा हुआ है असफलता के बावजूद दोस्तों, अगर मान लीजिए आ जाए कि परिणामों पर चर्चा करें, 1857 की क्रांति के आउटकम्स की चर्चा करें, तो असफलता के बावजूद ब्रिटिश शासन देख सकते हैं और उसकी नीतियों में बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। यानी कि डिस्पाइट ऑफ फेलियर ए बिग चेंज इन ब्रिटिश रूल एंड पॉलिसीज, ये एक बड़ी सफलता यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके ही रिजल्ट में प्यारे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पर पास होता है। अब हम अगर इसके प्रावधान क्या क्या थे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार आते हैं प्यारे दोस्तों। पहला प्रावधान था कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब उसके शासन की समाप्ति कर दी गई और अब भारत का जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश ताज महारानी के शासन उसमें चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं। अर्थात पहले क्या सिस्टम था, पहले ये था कि ये इंडिया था, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ये इंडिया था और ये मान लीजिए ये ब्रिटेन था। तो प्यार दोस्त यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन डायरेक्ट शासन कर रही थी भारत में, और इनडायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको क्या कर रही थी, एक प्रकार से रेगुलेट कर रही थी। लेकिन अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया भारत में। अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सीधा रूल करेगी, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात दोस्तों, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था पोस्ट, इसका नाम बदलकर वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, और पहले आप देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की नियुक्ति, जो ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भाई ब्रिटेन, भारत में ब्रिटेन के द्वैध शासन की समाप्ति। मैंने बताया ना कि एक तरफ तो कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्ट रूप से शासन कर रही थी, एक ये हो गया। और एक द्वैध शासन आप देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पर इस चीज़ को भी देखने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, कंपनी दो प्रकार के काम कर रही थी।
कंपनी जो थी वो दो प्रकार के काम करती थी, एक व्यापारिक कार्य और एक आपके प्रशासनिक कार्य है। ट्रेड वर्क, इसको हम बोलते हैं ट्रेड वर्क एंड कॉमर्शियल वर्क, ठीक है। और इस तरफ बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क। ट्रेड वर्क का मतलब है किसके साथ व्यापार करना है, कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार करना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि किसके साथ युद्ध लड़ना है, किसके साथ संधि करनी है, ये सारे प्रशासनिक कार्य है। कितने सैनिकों की भर्ती करनी है, ये सब प्रशासनिक कार्य होंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1884 में आया था, ठीक है, उसके द्वारा आगे चल के कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो बीओडी बनाया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ, यहाँ पर ये बनाया गया सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि आगे बनाया जाएगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसे हम निर्देशक मंडल बोलते हैं, और एक होता था दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसको बोलते थे। ये लंदन में था, तो ये दोनों की दोनों लंदन में बैठी हुई थी, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कंपनी कंपनी जो भारत में, ये मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट जो बताया वो 1784 में था प्यारे दोस्त, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने सिस्टम बताया था कि भाई देखो, भारत में कंपनी दो प्रकार के काम करती थी। एक तो ट्रेड वर्क, मान लीजिए ये भारत में एक ट्रेड वर्क कर रही है, तो कंपनी ब्रिटेन में बैठी हुई किसको, बॉडी को कॉल करती थी, सीओडी को। और अगर कंपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है तो वो बीओडी को कॉल करती थी। यानी कि कंपनी के दो दो बॉस थे, एक प्रकार से ये कह सकते हो। अब ये बताइए, जब कंपनी का शासन ही नहीं रहा तो ये सीओडी और ये बीओडी क्या करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इन दोनों की समाप्ति कर दी गया था। आता है चौथा पॉइंट, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आता है अब बीओसी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों? और इसके जगह पर एक नया पोस्ट, एक नया पद बनाया गया, और उस पोस्ट का नाम है प्यारे दोस्त भारत का राज्य सचिव। दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ, नाउ द बाई एबोलिश द, देख सकते हैं बीओसी, ए न्यू वन हैज बीन क्रिएटेड, एक न्यू पोस्ट बनाई गई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। देख सकते हैं सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 15 इसकी जो है 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई थी जो इसको सहायता देगी, ठीक है। भारत का राज्य सचिव अर्थात कंपनी को नियंत्रित करती थी, कौन करता था, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया क्योंकि कंपनी नहीं रही, तो इसके स्थान पर ब्रिटेन में एक नया पद सर्जित किया गया जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत का जो राज्य सचिव है दोस्तों, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ये कौन है, इट इज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, दैट मीन्स ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। उसके बाद हम अगला देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको पहले इंग्लिश में देख लीजिए। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसको या फिर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जिसको बोल रहे हैं, ये मेंबर हुआ करता था ब्रिटिश कैबिनेट का, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, अर्थात कोई भी काम होगा तो ये किसको कॉल करेगा, ये ब्रिटिश संसद का सदस्य है, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही उत्तरदायी होता है कोई भी काम होता है तो। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय और विस्तार की नीति त्याग दी, अर्थात प्यारे दोस्तों 1858 के एक्ट में लिखा हुआ था कि आज के बाद, क्योंकि महारानी के अधीन शासन आ गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा शासन करेगी, तो भारत का कोई भी एरिया, भारत का कोई भी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं विलय किया जाएगा, ठीक है। अर्थात देसी शासकों के साथ दोस्तों सम्मान की नीति अपनाई गई, सम्मान की नीति, यानी कि हम अब से आपके साम्राज्य को भारत में नहीं मिलाएंगे और आपके साथ सम्मान का व्यवहार करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये सम्मान का व्यवहार किस लिए कर रहे हैं, तो इनको एक दोस्त की ज़रूरत थी। भारत में एक इतनी बड़ी क्रांति हुआ है, तो महाजन और आपके जो कह सकते हैं लैंड लॉर्डर, जमींदार जो थे, इनका एक प्रकार से सपोर्ट की ज़रूरत थी इनको, ताकि वो उनके बांध के रूप में काम कर सके। तो ये अपने हैं, हमारे भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। खैर अगला देखेंगे दोस्तों, इसका अगला पॉइंट, भारत की सामाजिक धार्मिक मामलों में दोस्तों अब इन्होंने लिखा था कि भाई अब हम आपसे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन इंडियन सोशल रिलीजियस, ठीक है, मैटर्स जो भी हैं अफेयर्स। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के सैनिकों की संख्या की दोस्तों कमी की गई, जो जो सेना में, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या को प्रति संतुलित किया गया, उनको घटाया गया,
ठीक है। और भारतीय सैनिकों की संख्या को दोस्तों यूरोपीय सैनिकों की संख्या से यानी कि संतुलित किया गया। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये ब्रिटिश आर्मी है और इसमें 10,000 सैनिक थे। 10,000, 10,000 में मान लो कि 5,000 भारतीय थे और 5,000 या फिर 6,000 भारतीय थे और 4,000 ब्रिटिशर्स। अब क्या किया गया, अब उल्टा किया गया दोस्तों, अब ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की संख्या घटा दी गई। क्योंकि अगर मान लो इससे बड़ी कोई क्रांति हो जाए भारत में तो फिर क्या होगा। तो दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑफ इंडियन, दैट इज देखेंगे ट्राई टू बैलेंस द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर विद यूरोपियन सोल्जर्स, यानी कि कंपेयर विद यूरोपियन सोल्जर्स। इस प्रकार आप देखेंगे तो प्यारे दोस्तों हमने देखा कि क्या क्या इसके परिणाम रहे और 1857 के बाद जो आपका एक्ट आया 1858, उसमें क्या प्रोविजंस थे ये भी हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो भी इसके स्वरूप पर क्वेश्चन आते हैं, इसके मूल्यांकन पर क्वेश्चन आते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने